उसने कहा कोई लॉकडाउन नहीं होने दूंगा क्योंकि गरीब को तकलीफ होगी नहीं लॉकडाउन करने में। मीटिंग के बाद मीटिंग, लेक्चर के बाद लेक्चर हमें मिला है और ये कहा गया कि लॉकडाउन नहीं करेंगे। फिर बताया कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया। तो मैं पूछूंगा ये अशरफिया कौन है जिसे लॉकडाउन कर दिया? कोई लॉकडाउन नहीं है। पाकिस्तान 70% इलाके में कभी लॉकडाउन हुआ ही नहीं। हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, ताजरा ने दुकानें खोली, उनसे मैंने खुद पर्सनली बात की थी, उन सब ने यकीन दिलाया था कि वो जो SOPs हैं यानी मास्क पहनना, दूर रहना, ख़ास तौर पे जो हमने बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट की थी कि वो घरों पे रहें, उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि जिनको और तकालीफ हैं, कुछ और मर्ज़ हैं, वो बाहर ना निकलें, लेकिन उन SOPs को सही तरीके से फॉलो नहीं किया। वही लोग जो हमें रोज़ दर्शन और रोज़ भाषण देते हैं कि जी लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए, उन्होंने इस तजवीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने इस चीज़ की परवाह की कि लोग जो हैं उनके लॉकडाउन के असरात आम आदमी पे क्या होंगे, जो बेचारे रोज़ सुबह घर से उठते हैं और मजदूरी के लिए जाते हैं, उनके क्या हालात होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा इत्तिशाम। आज के दिन की अगर बात करें तो काफ़ी हैपनिंग्स जो हैं वो होती रही। आज काफ़ी न्यूज़ी डे था। आज जो है वो कौमी असम्बली में हुकूमत की कोरोना के खिलाफ जंग से मुतालिक जो है हिकमत अमली और लाइहा अमल पर काफ़ी धुआंधार किस्म की बहस हुई है, जिसमें हुकूमत की पॉलिसीज पर कड़ी तनकीद भी सामने आई है। लेकिन ईवान से जब हम मैदान में यानी बाजार और कारोबार की जानिब देखते हैं तो आवाम ने जिस अंदाज में गैर जिम्मेदारी दिखाई है और क्या खूब गैर जिम्मेदारी दिखाई है, हुकूमत की तरफ से अब सख्ती से निमटने का फैसला जो है वो कर लिया गया है। और इसका मुजाहरा हमने आज कराची में देखा, जहां कई मार्केट्स को SOPs को फॉलो ना करने के बाइस बंद करवा दिया गया। जो कराची में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने सदर के इलाके में एक ज़ैनब और इंटरनेशनल मार्केट है, जो कराची के लोग हैं वो समझते होंगे कि कितनी बड़ी और अहम मार्केट्स हैं ये, उन समेत कई मार्केट्स SOPs की खिलाफ वर्जी जो है उन्होंने की और इस पर उनको सील कर दिया गया। जबकि लाहौर में भी वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल, जो कल हमने आपको बताया कि काफी नाला भी नजर आए थे ताजरों के ऊपर, उन्होंने कई मार्केट्स को बंद करवाने का नोटिस दिया है। जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से वबाई अमराज के तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुसवदे को गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई, जिसके बाद SOPs जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने पर 10 लाख तक भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकेंगे। और ये बहस काफी देर से है जो है वो जारी और सारी थी। जब हुकूमत की तरफ से इस तरह के बयानात आए थे कि आप डंडा उठाकर किसी के ऊपर जो है वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते, तो उस पर काफी तनकीद हुई थी। कहा यह गया था कि बाहर भी हमने जहां पर SOPs फॉलो करवाए गए, जहां पर सख्ती की गई, वहां पर भी सजा और जजा के जो है वो कॉन्सेप्ट्स मौजूद थे। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो तय किया गया था कि इतने यूरोज उसको जुर्माना होगा या इतने डॉलर्स उसको जुर्माना होगा। तो इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि वहां पर डंडा उठाया गया था। वहां पे कुछ असूल बनाए गए थे, सजा का कॉन्सेप्ट बनाया गया था, फिर लोगों ने उस तरीके से उसको फॉलो किया था। तो यहां पर भी इस चीज की जरूरत थी। तो अब ये एक बड़ा खुशाइन कदम है कि जो जुर्माने हैं वो भी आयद किए जाएंगे अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जाता है। तो कोरोना ने पूरी दुनिया के मुआशरों पर एक गहरा असर छोड़ा है। हाल ही में बैनुल-अक़वामी जरीदे फोर्ब्स की एक तहकीक सामने आई है, जिसमें कोरोना से सबसे ज्यादा तबाह होने वाली एयर इंडस्ट्री के बारे में कुछ दावे किए गए हैं, कुछ बताया गया है और यह भी कहा गया है कि शायद अब हवाई सफर, एयर ट्रैवलिंग, जहाजों के थ्रू, चाहे वो डोमेस्टिक सतह पर हो या इंटरनेशनल सतह पर हो, हम बहुत ज्यादा सफर करते रहे हैं। और ये चीज भी हमेशा से बयान की जाती रही है कि जब कोरोना को आए कुछ अरसा गुजर जाएगा तो फिर लोग ये बात किया करेंगे कि पोस्ट कोरोना ये था और जो है प्री कोरोना जो है वो इस तरह की सूरत हाल होती थी और पोस्ट कोरोना जो चीजें वो काफी बदल जाएंगी। तो उसका जो एक अहम इंडस्ट्री के ऊपर असर हुआ है, आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फोर्ब्स में ये दावा किया गया है कि शायद अब हवाई सफर जो है वो कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा और मुसाफिरों को फ्लाइट टाइम से तकरीबन 4 या 5 घंटे पहले जो है वो लेनी पड़ेगी। लेने से मुराद यह है कि आपको एयरपोर्ट अर्ली पहुंचना पड़ेगा। पहले एक उसूल होता था कि 3 घंटे अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं तो 3 घंटे आपको पहले जाना पड़ेगा। डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं तो आधा घंटा जो है ये कम से कम टाइम है जिस पे आपको पहले पहुंचना चाहिए। तो माहिरीन का ये कहना है कि मुस्तकबिल में फिजाई सफर के लिए जो प्रोटोकॉल है और अंदाज है वो बदल जाएंगे। एयरपोर्ट से तैयारे तक पहुंचने के लिए 4 घंटे का सफर भी तय करना पड़ सकता है। मुसाफिर तैयारे में केबिन बैग्स
नहीं लेके जाए जा सकेंगे। हैंड कैरीज जिनको ले जाने के हम बहुत ज्यादा आदी थे, वो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे सामने मौजूद है कि कैबिन बैग्स भी मुसाफिर अपने साथ जो हैं वो नहीं ले जा पाएंगे। और फिजाई हमले को एयरलाइन के यूनिफॉर्म के साथ साथ एक हिफाजती लिबास भी ज़ेबतन करना होगा। और हम देख रहे हैं कि आजकल जो स्पेशल फ्लाइट चल रही हैं उसमें जो स्टीवर्ड्स या एयर होस्टेसेस हैं उन्होंने वो लिबास पहनना भी शुरू कर दिए हैं। आज वज़ीर आज़म की तरफ से काबीना के इजलास में बहुत जल्द ट्रेन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोलने का अंदिया दिया गया है। और जब इस तरह की खबरें हमारे सामने आ रही हैं तो ऑब्वियसली फिर ये जो टॉपिक है ये बहुत रेलेवेंट हो जाता है कि अब जब दोबारा से ये ट्रांसपोर्ट की इंडस्ट्री खुलेगी, खासतौर पर हवाई सफर का जब आगाज होगा तो फिर क्या होगा, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको वहां पर फॉलो किया जाएगा, कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जिनकी तैयारी हो चुकी है, या जो हाल ही में हमें बाजारों में ये सिचुएशन दिखाई दी है कि कहीं वो एयरपोर्ट्स पर तो नहीं उस तरह से दिखाई देगी, क्योंकि हमारे इल्म में है कि जब ट्रांजिट फ्लाइट्स होती है तो कितना हजूम होता है और क्या सूरत हाल होती है। तो आज हम इसी चीज को जो है वो डिस्कस करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के जो है वो सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं और उनमें से कुछ सवालात का अगर हम जिक्र करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हेल्दी एयर ट्रैवल का एक कॉन्सेप्ट जो है वो अब हमारे सामने आया कि हेल्दी एयर ट्रैवल को किस तरीके से मुमकिन बनाया जाएगा और हम कितने तैयार हैं इसके लिए। क्या 9/11 के बाद जो प्रोटोकॉल्स अपनाए गए थे, अभी कोरोना के बाद जो प्रोटोकॉल्स अपनाए जाएंगे वो उससे ज्यादा होंगे जो हमने पहले अपनाए थे। और ये भी कि ये क्राइसिस कोरोना की वजह से जो पैदा हुआ है, एयरलाइन इंडस्ट्री ने तारीख में इससे पहले कभी भी इस तरह क्राइसिस जो है वो फेस नहीं किया। हमारे पास हमारे बिल्कुल मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम मजीद, क्योंकि हम ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करना चाहेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं जो फॉर्ब्स ने बयान किया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान इसके लिए कितना तैयार है, हमारी एयरलाइंस, हम लोग कितने तैयार हैं और क्या हम कोई SOPs बना रहे हैं इस तरह के, और अगले आने वाले दिनों में जो हमारे लोग ट्रैवल करेंगे उनको किस किस किस्म की चीजें जो हैं वो फेस करना पड़ सकती है और हमें कितना मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है। चेयरमैन एयरलाइंस ऑपरेशंस कमेटी अदरीस साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम करेंगे। अदरीस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हफीज खान साहब स्पोक्समैन PIA हमारे साथ मौजूद हैं। अदरीस साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। इतना ये लंबी जो तमहीद ऑब्वियसली मैंने इंट्रो में बांधी, आपने मुझे ये बताइएगा कि क्या ये सच है कि ये प्रोटोकॉल्स जो हैं ये अब अपनाने पड़ेंगे और जो एयर ट्रैवलिंग का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले हुआ करता था वो अब बदल कर रह जाएगा? क्या एयरलाइन जिसके ऊपर काम करना शुरू हो चुकी हैं? अदरीस साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया इस डिस्कशन में जो इस वक्त बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान में। मैं पहले ये आपको कहना चाहूंगा कि अभी आपने जिक्र किया कि 9/11 के बाद हवाई जहाज के सफर के प्रोटोकॉल चेंज हो चुके हैं। आप मुझे थोड़ा सा बता सकती हैं, अगर आपको याद हो, कि 9/11 से पहले कौन सी इतने प्रोटोकॉल्स थे जो खत्म हो गए या कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो ऐड कर दिए गए हैं? मेरा ख्याल है इस वक्त किसी को भी कुछ भी याद नहीं, क्योंकि एक ट्रैवलिंग है वो हर मुल्क की जरूरत के मुताबिक और उनके रेगुलेशन है उनको अडेप्ट करते हुए और उसकी कंप्लायंस के मुताबिक ही उनको परमिशन दी जाती है कि वो अपने एयरक्राफ्ट ऑपरेट कर सके। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ, इस वक्त तो लाजमी बात है, यही नजर आ रहा है कि ट्रैवलिंग बदल जाएगी और डेफिनेटली बदलेगी। इसके प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा बदलेंगे, लेकिन मैंने समझता कि इस वक्त दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, वी आर लाइक ग्लोबल विलेज, हम इसके बगैर रह ही नहीं सकते इस ट्रैवलिंग के बगैर। और प्रोटोकॉल चेंज होंगे, रिक्वायरमेंट चेंज होगी, लोगों को चीजों को समझने की जरूरत होगी, एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन एयर ट्रैवलिंग 2-3 साल बाद इंशाल्लाह दोबारा उसी मुकाम पे जरूर आएगी। मैं इतना जरूर ऐड करूंगा कि 9/11 से पहले मैंने आपको पूछा, किसी से भी आप पूछ लें, किसी को कुछ याद नहीं है, लेकिन ट्रैवलिंग प्रोटोकॉल बदल चुके थे। ये भी वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम उसके इतने इम्यून हो जाते हैं अदरीस साहब कि हमें फिर याद नहीं रहता कि पहले क्या चीजें थी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बहुत आइडिया है कि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। अब क्या क्या चीजें बदली थी उसको जरा रिमाइंड करना मुश्किल बात है। अब्दुल्ला हफीज खान साहब स्पोक्समैन है PIA के। ऑब्वियसली जब हम इस तरह की बात करें कि इंटरनेशनली जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो SOPs बनना शुरू हो गए हैं, एयरलाइंस जो है वो इसके हवाले से मीटिंग्स बुला रही हैं, SOPs तय हो रहे हैं और SOPs ऑब्वियसली पहले ही तय होना जरूरी है, क्योंकि जब ट्रैवलिंग शुरू होगी तो उससे पहले SOPs बने होंगे तो फिर उसके तहत जो
है वो तैयारी के साथ जो है वो चीजें होंगी। स्पोक्स पर्सन आप PIA के हैं अब्दुल्ला हफीज खान साहब, मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से बात करना चाहूंगी कि हमारी एयरलाइन इस पर क्या काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, और जब फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा, क्योंकि आज खान साहब ने भी कहा है कि जल्द ही हम ट्रांसपोर्ट को बहाल करेंगे, तो फ्लाइट ऑपरेशन जब शुरू होगा तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं और क्या SOPs हम बना चुके हैं? देखें, ये इस बात पे तो जिस तरह इदरीस साहब ने कहा, जिस तरह आपका इंट्रो के अंदर भी ये बात थी कि द वर्ल्ड हैज चेंज, दुनिया बदल गई है और इस बदली दुनिया के अंदर हम सबको नए तरीके से जिंदा रहना है। प्रोटोकॉल ऑब्वियसली, जिस तरह अगेन इदरीस साहब ने कहा था कि प्रोटोकॉल इसके बहुत ज्यादा डेवलप होंगे और वो हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा ना, बिफोर आई गो इनटू द PIA साइड, मैं थोड़ा सा आपको इसका पर्सपेक्टिव देना आपको चाहता हूँ कि जिस तरह अभी आपने कहा था कि दुनिया चेंज किस तरीके से हो रही है। देखिए, एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर क्राइसिस डिफरेंट टाइम के ऊपर आते हैं। सबसे बड़ा क्राइसिस किसी भी एविएशन इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर होता है फ्यूल क्राइसिस। जैसे ही आपके फ्यूल के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, सारी एयरलाइन सफर करना शुरू करती है। दिस इज प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री कि एविएशन बिल्कुल जमीन पे खड़ी होगी। जितनी आपने रिपोर्ट्स देखी हैं, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके अंदर ट्रैवल और एविएशन इज द वर्स्ट इंडस्ट्री। और यही आप देख रहे हैं कि दुनिया के बड़े बड़े एयरलाइंस के नाम जो हैं वो बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, वो मैसिव बेल आउट्स मांग रहे हैं अपनी गवर्नमेंट से। तो एयरलाइन सफर कर रही है मुख्तलिफ फेजेस थे, जिससे आपको पता है 60s and 70s and 80s के अंदर इट वाज ऑल अबाउट लग्जरी, बिकॉज एयर ट्रैवल उस टाइम पे लग्जरी कंसिडर होता था, तो बड़ी बड़ी खुली सीटें होती थी, चीजें होती थी। फिर दरमियान में बजट कैरियर्स का टाइम आ गया और कॉस्ट कॉन्शियस लोगों को ज्यादा फोकस होना शुरू हो गया इस पे कि जिनकी ज्यादा टिकट का प्राइस कम है उसके ऊपर ज्यादा लड़ाई होनी शुरू। अब आई थिंक ये हम लोग का एक आप इसको कह सकते हैं कि एक प्रोफेशनल ओपिनियन हमारी ये है कि शायद कॉस्ट से दोबारा अब ये हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर आ जाए। आईटा की एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर आपने ये देखा कि एयरलाइंस के लिए एक बहुत बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर बाकी एक रेगुलेशन आ जाती है जिसमें आपने मिडिल टीयर सीट की खाली छोड़नी है, तो एयरलाइन की इकोनॉमिक्स का सत्यानाश हो जाएगा। बिकॉज एयरलाइंस 2-3% मार्जिन के ऊपर ऑपरेट कर रही होती है। 33% इन्वेंट्री छोड़ना या खाली रखना जहाजों के लिए। लेकिन अब्दुल्ला साहब, इसके साथ ये खबर भी तो आ गई है ना कि फिर आप किराए भी बढ़ा देंगे, टिकट्स जो है वो 50% ऊपर चला जाएगा उसका रेट। देखिए, यही एग्जैक्टली मेरा पॉइंट था जब आप कह रहे थे ना कि एविएशन इंडस्ट्री चेंज होने लगी है। दिस वाज एग्जैक्टली द पॉइंट दैट आई वाज कमिंग टू, कि जब आपके 33% आपकी कैपेसिटी जहाजों में कमी हो जाएगी तो नेचुरली तमाम एयरलाइंस, दुनिया भर की तमाम एयरलाइंस फेयर इंक्रीज की तरफ जाएंगी। लिहाजा वो जो कॉस्ट के ऊपर पहले होती थी, मुकाबला होता था एयरलाइंस के दरमियान या चीपेस्ट टिकट के ऊपर रेस लगी होती थी कि सबसे ज्यादा चीप कौन सा बेचता है, शायद ये इस तरीके से ना। कमिंग टू द PIA साइड, ऑब्वियसली PIA एक इंटरनेशनल एयरलाइन है और तमाम इंटरनेशनल रेगुलेशंस जो है, चाहे वो इकाओ या आईटा जो भी वजह करती है, उसकी कंप्लायंस PIA पर जिम्मेदारी लाजिम होती है। और PIA जिन मुल्कों में ऑपरेट करती है उनके बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के सिक्योरिटी एंड हेल्थ एंड सेफ्टी रेजिमेंट्स हैं, जिनके ऊपर अगर आप उनको कंप्लाई नहीं करेंगे तो आपकी एयरलाइन को बैन कर देंगे या आपको वहां पे आने नहीं देंगे। सही है। दुनिया के साथ साथ ऑब्वियसली PIA भी बदली है। आप जिस तरह आपको पता होगा कि पहले तो जहाज आता था, एक बेसिक लेवल क्लीनिंग होती थी जहाज की, मिट्टी या डस्ट आप साफ करते थे या जो लोगों का पीछे कचरा बच जाता था वो निकालते थे। लेकिन अब आप घंटा लगा के जहाज की मैसिव किस्म की डिसइंफेक्शन कर रहे होते हैं। जहाज के फिल्टर हर फ्लाइट के बाद चेंज हो रहा होता है। आपने मील सर्विस जो आपकी पहले आप देखते थे कि फ्लाइट पर या ट्रे के अंदर आपको सर्व किया जाता था, अब वो बॉक्स के अंदर दोबारा आ गया। इस तरह के बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं जो कि एयरलाइन के ऊपर हैं। बट यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली इस टाइम के ऊपर हम अभी सारे सीख रहे हैं, क्योंकि इस तरह का बड़ा क्राइसिस दुनिया के ऊपर पहले नहीं आया और दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता इस चीज के साथ इवॉल्व हो रही है। तो आप देखेंगे कि पहले एकदम स्ट्रॉन्ग किस्म का पैनिक आया कि जी फुल हैजमैट सूट्स उनको पहना दें, N95 से नीचे आपने किसी को मास्क नहीं देने, जहाज के अंदर आप 3-3 फुट 4-4 फुट के फासले के ऊपर बिठाएं। लेकिन अब जिस तरीके से कोरोना की अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया की बढ़ती जा रही है, लोगों को ये पता है कि ये उस तरह नेजल स्प्रे से या उस तरीके से एक दूसरे से वो इतने आराम से नहीं फैलता, ये सरफेसेस के ऊपर से ज्यादा फैलता है। तो अगर आप सरफेस का एक्सपोजर या टच पॉइंट्स के ऊपर डिसइंफेक्शन प्रॉपर तरीके से कर दें तो इसका स्प्रेड कम होता जाता है। तो ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है कि आप इस टाइम तो फिर इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट की जाए ना अब्दुल्ला साहब, इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट की जाए कि जिस तरह के वो जिस आर्टिकल के मैं हवाला दे रही हूँ उसमें ये कहा गया था कि पासपोर्ट की जगह शायद आपके फेस रिकग्निशन पर कुछ चीजें चली जाएं, फिर बायोमेट्रिक्स को खत्म करना पड़े और वो फेस रिकग्निशन तक ही जो है वो चीजें रह जाएं। तो इस तरह के कुछ चेंजेस भी होंगे जिसमें टच जो है उसको बिल्कुल डिस्करेज किया जाएगा।
देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि पासपोर्ट खत्म हो जाए या टोटली बायोमेट्रिक के ऊपर आ जाए, इसके ऊपर तो दुनिया ऑलरेडी मूव कर रही है। अच्छा, और आपको जैसे देखा होगा कि दुनिया के कई मुल्कों ने इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स लॉन्च भी करना शुरू कर दिए, जिसके अंदर आपकी सारी आइडेंटिटी, आपका अपना फेस या आपके बायोमेट्रिक इंप्रेशन होते हैं। तो दुनिया तो इवेंचुअली इसके ऊपर जा रही है। इस बात को कहना कि कोरोना की वजह से जाएगी तो शायद मेरे ख्याल में जरा दूर की बात है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इस पूरी सिचुएशन की ये है कि कोरोना पेंडेमिक इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों के अंदर कंट्रोल की तरफ जाना शुरू कर देगा। रेजिमेंट्स बन जाएंगी, प्रोटोकॉल्स बन जाएंगे, वैक्सीनेशन, जैसे आप देखते हैं कि येलो फीवर चाइना के अंदर फैला हुआ, उसमें अफ्रीका में फैला हुआ था, तो उसकी वैक्सीनेशन मैंडेटरी अगर आप अफ्रीका में नहीं जाते। इसी तरह मेरे ख्याल में दुनिया में ट्रैवल के अंदर शायद कुछ अरसे में जब कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो शायद ये मैंडेटरी हो जाएगा कि आप जहाज पे बगैर वैक्सीनेट हुए या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लिए आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और मास्क पहनना या बेसिक सेफ्टी चीजें पहनना वो आपके ऊपर मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, मैं अदरीस साहब की तरफ एक सवाल के साथ जाना चाहूंगी ऑपरेशन से, चूंकि उनका ताल्लुक है। अदरीस साहब मुझे ये बताइएगा कि ऑपरेशंस किस तरीके से डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि इस तरह की कुछ चीजें भी हमारे सामने आ रही हैं कि जिस तरह हम देखते थे कि बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे एक टाइम पे इतनी फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, उनको भी जो ऑपरेशंस हैं उनको भी तब्दील करना पड़ेगा। एक टाइम पर एक फ्लाइट को शायद ऑपरेट कराया जाए, फिर जो कितारें लगाई जाएं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाए। तो ऑपरेशंस किस तरीके से आपको लगता है, फिर लोगों ने कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी लेनी होती हैं, तो ये चीज किस हद तक इफेक्ट हो रही है? आयशा, मैं बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली हुआ ये है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो हम आफ्टर 10 इयर्स और 20 इयर्स बाद जो अडेप्ट करने जा रहे थे, एक्चुअली कोरोना की वजह से वो हम अगले चंद महीनों में उनको अडेप्ट करना पड़ेगा। सही। जिसमें सबसे पहले ये है कि मैक्सिमम जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल है, जैसे ऑनलाइन मोबाइल हैकिंग है, कम से कम पर्सनल जो इंटरेक्शंस हैं उनको हर जगह कम से कम किया जाए। पैसेंजर जो है वो घर से इस तरह तैयार होके आए कि एयरपोर्ट पे आए तो वो कम से कम लोगों के साथ उसकी इंटरेक्शन हो और कोशिश हो कि वो डायरेक्ट एयरपोर्ट पे चला जाए। और दुनिया के बहुत से एयरपोर्ट ऐसे हैं, ताकि इंडिया में आप चले जाएं, बेंगलोर एयरपोर्ट है, उनमें वहां पे एक प्राइवेट एयरलाइन है, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि पैसेंजर घर से आया है और वो बगैर किसी स्टाफ को इंटरेक्ट किए वो एयरक्राफ्ट के अंदर एंटर हो गया। तो हमने वो टेक्नोलॉजी जो बहुत बाद में इस्तेमाल करने जा रहे थे, जैसे यूवी लाइट्स हैं, अब यूवी लाइट्स भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई है, जो एयरक्राफ्ट में क्लीनिंग आप नॉर्मल करें, यूवी लाइट से आप किसी भी किस्म के वायरस को किल कर सकते हैं। अभी कल ही मैं न्यूज में देख रहा था, वियना एयरपोर्ट पे उन्होंने एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो 25 मिनट्स में बता देती है कि यू आर कैरियर ऑफ कोरोना और नॉट। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ। और दूसरा जो आपने पहले बात की है कि एयरपोर्ट पे भी बहुत ज्यादा चेंजिंग आएगी। वही एक फ्लाइट जिसके ऊपर 200 पैसेंजर्स को हम चेक इन करके बोर्डिंग देते थे और हमारे पास 6 काउंटर्स इनफ होते थे, अब हमें 6 काउंटर्स इनफ नहीं होंगे। हम वहाँ पे 200 पैसेंजर्स के लिए मिनिमम हमें 12 काउंटर चाहिए होंगे। इसी तरह से बात ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ऑब्वियसली टॉपिक है, लोग इसके बारे में सुनना भी चाह रहे होंगे, लेकिन हमारा टाइम इसके हवाले से खत्म हो गया। अदरीस साहब बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला हफीज खान साहब बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू सो मच। बहरहाल एक बात तो बहुत ऑब्वियस और वाज़ेह हो चुकी है और वो ये कि एयर ट्रैवलिंग जो है वो टोटली बदलने वाली है। एयरपोर्ट्स पर जो रश होता था या फिर एयरपोर्ट्स पर कोई छोड़ने जा रहा है, कोई लेने जा रहा है, रिसीव करते थे लोग बड़ी खुशी से जो है वो अपने रिश्तेदारों को रिसीव करने के लिए जाते थे, तो एक ये चीज भी सामने आ रही है कि शायद उसके ऊपर भी टोटली जो है वो बैन कर दिया जाए कि जो नॉन फ्लायर्स हैं उनको एयरपोर्ट की हदूद में दाखिले की इजाजत ही ना दी जाए। बहुत इम्कानात इस चीज के हैं और अगर हम ये बात कहें कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, तो हो सकता है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नो केबिन बैग्स, नो लाउंजेस या नो ऑटोमेटिक अपग्रेड्स जो पहले हो जाया करते थे वो भी आप, और फेस मास्क और सर्जिकल ग्लव्स और सेल्फ चेक इन, सेल्फ बैग ड्रॉप ऑफ, इम्यूनिटी पासपोर्ट, ये सारी चीजें जो हो सकता है वो आपको खुद करनी पड़े। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो हैं एयर ट्रैवलिंग में तब्दील होने वाली हैं। तो अब जब भी एयर ट्रैवलिंग खुलेगी और एयर ट्रैवलिंग स्टार्ट होगी, लोग जाना शुरू होंगे, तो आप ये उम्मीद रखिए या एक्सपेक्ट कीजिए कि वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं होगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर कोरोना की वजह से तब्दील होने जा रही हैं और यहाँ पर इस चीज को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हम मेंटली प्रिपेयर रहें उसके लिए और ताउन भी करें जब एक साथ वो तमाम चीजें शुरू हों। उसके साथ ही एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे अर्तुगरुल के हवाले से। एक बहुत ही मशहूर किस्म का ड्रामा हमारे यहाँ अर्तुगरुल हो चुका है, एक टर्किश
प्ले है जो कि पहले नेटफ्लिक्स पर मौजूद था, लेकिन अब पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क जो है वहां से इसको पेश किया जा रहा है और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसने रेटिंग्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आखिर ऐसी क्या बात है, क्योंकि जहां पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है इस ड्रामे को, वहां तनकीद भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसको हम डिस्कस करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिए। जनाब यूसुफ सलाउद्दीन साहब को आज हमने मदऊ किया है, जो हमेशा पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से इकदामात करते रहे हैं, क्योंकि इस हवाले से भी बहुत सवालात उठ रहे हैं कि अपने कल्चर को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता। और यूसुफ साहब के हवाले से एक ये भी बात है कि वो खुद इसको प्रमोट करने में या इसको पाकिस्तान लाने में उनका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो उनसे पूछेंगे कि किस किस्म का कॉन्ट्रीब्यूशन था और आप इसके इतने हामी क्यों हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ सलाउद्दीन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। यूसुफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारे इल्म में एक बात आई है कि आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इससे पहले तो हमने खान साहब को बात करते हुए सुना था, उन्होंने कहा था कि पीटीवी पर उनकी हिदायत के ऊपर ये ड्रामा जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो क्या आपने इस ड्रामे में ऐसी क्या चीज आपको अनोखी लगी या फिर इंटरेस्टिंग लगी या फिर आपको लगा कि पाकिस्तान के लोग इससे सीख सकते हैं, जो आप इतने हामी थे और आपकी बात भी हुई खान साहब से इस हवाले से? देखें, ये तो अब आपने ये बात की कि जी ये हमारा कल्चर नहीं है। सबसे पहले ड्रामे को आप एक तरफ अलग छोड़ें। अब जो खिलाफत थी, जो ऑटोमन एम्पायर जिसको हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं, उसका क्या ताल्लुक था हिंदुस्तान के मुसलमानों से? क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली अपनी जो हिस्ट्री है हमने अपने नौजवानों को नहीं पढ़ाई। तुर्कों ने वो जो हिस्ट्री है अपने नौजवानों को आज तक पढ़ाई है। आपको क्यों, जब आप जाते हैं तो तुर्की में, तो आपको इतना प्यार क्यों मिलता है? क्या आपकी शक्लें अच्छी हैं या आपके अमाल अच्छे हैं? क्योंकि उनको वो कभी नहीं भूला कि जब अंग्रेजों ने और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड ने तुर्कों के खिलाफ जब उसको इस सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने की साजिश की थी, तो उस वक्त जो यहाँ के मुसलमान थे, जो हमारे और आपके जो बाप दादा परदादा जो थे उन्होंने कि उनकी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि जो खिलाफत मूवमेंट थी उसमें औरतों ने अपने जेवर, यानी कि उस वक्त डी अम्मा जो मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर की जो वालदा थी, उन्होंने मुट्ठी भर आटा की मुहिम शुरू की कि और कुछ नहीं दे सकते तो तुर्कों की मदद के लिए एक मुट्ठी भर आटा ही दे दें, और वो कितने लाख टन वो आटा इकट्ठा हो गया। दूसरी बात याद रखिए कि उस वक्त जो सोल्जर थे, जो पंजाबी सोल्जर थे खास तौर पे, जो और दूसरे भी पठान सोल्जर जो ब्रिटिश फौज में थे, उन्होंने जब एक वाकया तो ये है कि वहां ये पोस्टेड थे सिंगापुर की छावनी में, जब इनको पता चला कि इनको तुर्कों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, उन्होंने बगावत कर दी और टेक ओवर कर लिया, सिंगापुर को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद फिर बड़ी घुमसान की जंग हुई और जो 100 सिपाही जिंदा रह गया था उसको कतार में खड़ा करके तो मार दिया गया। इसी तरह जिन मुसलमान हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जो यहाँ के बड़े सगीर के मुसलमान थे, उन्होंने जब व्हेन दे रिफ्यूज टू फायर ओवर देयर टर्किश ब्रदर्स, ठीक है, तो उस वक्त उनको पकड़ के तो तोपों के सामने खड़ा करके तो उनके सर उड़ा दिए गए। आप क्या बात कर रहे हैं? ये हमारी हिस्ट्री नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। जो मोहब्बत थी तुर्कों के साथ, क्योंकि जब यहाँ 1857 में जब मुगलों की हुकूमत खत्म हुई तो हिंदुस्तान के तमाम जो क्या कहते हैं मुसलमान थे, दे लुक टुवर्ड्स द खलीफेट ऑफ टर्की, सल्तनत उस्मानिया के खलीफेट की तरफ उनकी स्पिरिचुअल या जो भी गाइडेंस थी वो उधर से आती थी। मैं आपको अपने घर की मिसाल देता हूँ। आप ये सोचिए, मेरे जो परदादा थे उनका नाम था मियां जलालुद्दीन। जब खिलाफत खत्म हुई, जब इनको ब्रेकअप किया गया, इतने वो गमज़दा हुए कि उन्होंने कुरान पढ़ते थे और रोते थे, और उसी गम में ही डाइड, ही बिकेम ब्लाइंड एंड ही डाइड। इतना, यानी कि ये तो एक इंसान है, कई लोग इस तरह के होंगे। तो ये कहना इन बच्चों को जो इनको ना अपनी, यूसुफ साहब आपका पॉइंट आ गया, आपने वजह बयान कर दी कि आखिर इसको यहाँ पर लाने या इसको प्रमोट करने की आखिर वजह क्या थी। मुझे ये बताइएगा कि ये स्टोरी क्या थी इसके पीछे। आप पहले ये ड्रामा देख रहे थे, खान साहब ये देख रहे थे, किस तरह ये आइडिया वजूद में आया कि इसको पीटीवी के ऊपर जो है वो चलाया जाए? ये देखें, मैं आपको अर्ज करूं, हुआ यूं कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये एरतुल
کے ڈرامے کی بات نہیں ہے. بہت پہلے میں اور خان صاحب کئی دفعہ ہم ڈسکس کرتے تھے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اٹ از گوئنگ اسٹرے. نہ اس کی تعلیم ٹھیک ہے, نہ اس کو اپنی ہسٹری کا پتہ ہے, نہ اس میں کو ادب رہ گیا ہے, اور ہم ایک بالکل ایک مادر پدر آزاد جو ہے ایک قوم بنتے جا رہے ہیں. جو ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو ہمارے معاف کیجئے گا جو ہمارے انڈیپینڈنٹ ٹی وی چینلز ہیں انٹرٹینمنٹ کے, مجھے یہ بتائیں کہ جب جیو ٹی وی کے اوپر اشوکا کا سوری اپنا یہ اکبر جودھا کا ڈرامہ چلا تھا انڈین, تو کوئی نہیں بولا اس وقت. کس برے طریقے سے انہوں نے مسلمان سارے دکھائے تھے, اور کیا انہوں نے مذاق بنایا تھا ساری ہسٹری کا. دیکھیں میڈیا ایک رسپانسبلٹی ہے, آپ سب کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے. یاد رکھیے پاکستان ٹیلی ویژن وہ دکھائے گا جو ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کو دیکھنا چاہیے. آپ لوگوں کی تھنکنگ ہے قوم کو وہ دکھائیں جو قوم دیکھنا چاہتی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ ٹوٹے کیوں نہ. کس طرح فیصلہ ہوا؟ ایک دن بیٹھے ہوئے آپ بات کر رہے تھے کہ جی میں آپ کو عرض کروں کہ میں آپ کو عرض کروں کہ میں جب آیا پی ٹی وی کے بورڈ کے اوپر, بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ مجھے خان صاحب نے نامینیٹ کیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے میں پچھلے 12-15 سال سے پی ٹی وی کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ایک بہت بڑھیا پروگرام, تو میرا تو کام ہی یہ تھا. بہت سارے میں نے کیا کہتے ہیں قومی نغمے اور ایک ورثہ ہیریٹیج ریوائیو کے ایک پروگرام سے میں نے اقبالیات یا غالب اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش, آپ کو علم ہی ہوگا. اب اس کو بنا پہ دیکھتے ہوئے مجھے نامینیٹ کیا گیا, نا ہیپلی ایکسیپٹڈ کہ میں پی ٹی وی کے. اب میں جو ہماری پہلی میٹنگ تھی اس کے لیے میں آ رہا تھا, اور اتفاقاً کہ میں خان صاحب کے ہاں ہی ٹھہرا ہوا تھا. تو شام کو جب میری ان سے ہم نے ملاقات ہوئی, کھانا وانا کھا کے ہم بیٹھے, تو میں نے کہ میرے دل میں بات تھی کہ میں اس ڈرامے کی میں بات کروں. تو میں نے یہ بات شروع ہی کی خان صاحب سے. میں نے کہا کہ دیکھیں ہم کتنی دفعہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ سارے, تو انہوں نے ایک دم کہا کہ تم نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے؟ میں نے کہا میں تو بالکل دیکھا ہے. کہنے لگے پھر میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں پچھلے کافی عرصے سے میں اور میری آپ کی جو بھابھی ہیں ہم اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ کیا زبردست ڈرامہ ہے. یہ جتنے بھی سوال تو مجھے کر رہے ہو نا, ان ساروں کا موسٹلی جواب اس کے اندر ہے. اچھا, تو آپ نے خبر دی ہے سلاؤدین صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اس ڈرامے کے ریگولر ویور ہیں اور انہوں نے پورے سیزنز دیکھے ہیں اس کے. ابھی دیکھ رہے ہیں, ابھی تک وہ دیکھ رہے ہیں میرا بے خیال ابھی تک, کیونکہ یہ تو کئی 100 اس کے ایپیسوڈ ہیں جو اس وقت موجود ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے. اس کے بعد پھر جو عثمان اس کا جو بیٹا ہے ایترول کا, اس کا شروع ہوا تھا. میں تو وہاں تک ہوں نا جو لیٹسٹ اب 21 ایپیسوڈ آج چلے گا ان کی جو ویب سائٹ ہے کائی پہ, وہ میں انشاءاللہ آج رات کو اس کو میں دیکھوں گا. تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب نے یہ کہا کہ اس ڈرامے کو ہم لے کے آئیں گے, میری یہ خواہش ہے اس پلے کو ہم لے کے آئیں, اس کو ٹرانسلیٹ کریں اور اس کو پی ٹی وی پہ چلائیں. اینڈ ہی سیڈ دیٹ آئی گارنٹی یو یوسف کہ پی ٹی وی ریوائیو ہو جائے گا اس سے, اور اس سے بہت سارے ہمارے جو چیزیں ہوں گے. سو ہی سیڈ کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں ہیں, سب سے جو چیز جو اقبال نے بھی جو بات کی, اور میں بھی جو یہ کئی دفعہ اس بات کو بات کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہم بات تو کرتے ہیں اپنی ہسٹری کی, ہم بات تو کرتے ہیں کہ وہ عظیم لوگ تھے میں یہی پوائنٹ آپ سے کے سامنے ریز کرنا چاہتی تھی. آپ کی آبویسلی جو ہماری اداکار برادری ہے ان کے ساتھ اور تعلقات ہیں, اچھے ٹرمز ہیں. مجھے یہ بتائے گا کہ ایک جو اعتراض اٹھ رہا ہے وہ یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر ہمیں ترکی سے اس طرح کی چیز لا کر کیوں ڈب کر کے دکھانی پڑی؟ ہمارے پاس بہترین آرٹسٹ ہیں, ڈرامہ انڈسٹری میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا کوئی ثانی نہیں ہے, ہمارے ڈرامے جو ہیں وہ دنیا بھر میں ہم میری بات نہیں, معاف کیجئے گا, آپ کا یہ بڑا بچگانا سوال ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی نظر آتا ہے کہ جب جو پچھلے 70 سال میں پاکستان ٹیلی ویژن کا حال کیا گیا, آپ کا جو نیشنل براڈ کاسٹر تھا, جو اس کے ساتھ مذاق کیا گیا, جس طریقے سے اس کی بربادی کی گئی, پتہ نہیں کیوں کی گئی, کہ کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ ہمارا نیشنل نیریٹو جو ہے وہ صرف یہی دے گا, کوئی اور چینل نہیں دے گا, باقی سارے تو پیسے بنانے میں لگے ہوئے ہیں. کون آپ کا نیشنل نیریٹو دے گا؟ وہ پاکستان ٹیلی ویژن ہی. جس طریقے سے اس کو برباد کیا کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا, I don't want to go into it. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس قسم کی وہ پروڈکشن ہے, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں ایسی پروڈکشن؟ کیا ہمارے پاس اس لیول کے اداکار ضرور ہوں گے؟ کیا ہمارے پاس اس لیول کے کیا کہتے ہیں کہ ریسورسز ہیں کہ ہم ان کو بنا سکیں, یا اتنی ہم ریسرچ کر سکیں؟ سو یہ بیسکلی یہ ایک چیز اویلیبل تھی. اور دیکھیں خان صاحب نے
अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा था कि नहीं, अगर इस तरह का कोई काम हो, अब यूसुफ दूसरे साहब, दिन बोर्ड अगर की इस तरह का कोई काम हो, जैसा खलीलुर रहमान कमर साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो लिखना शुरू कर रहे हैं और तुगरल की तर्ज पर एक ड्रामा, तो आप इसको वेलकम करेंगे या आपको लगता है कि अच्छा इनिशिएटिव है? बिल्कुल वेलकम करेंगे, मोर देन वेलकम। मैं देखें, इसका जो खान साहब ने एक बात जो की थी वो ट्रू हो रही है। ही सेड दैट दिस विल ब्रिंग अ चेंज इन द अदर चैनल्स आल्सो। जबकि ये चीज चलेगी, मैं इट विल। अब देखें, आपके मेरा मतलब है कि एक ड्रामे ने पीटीवी को रिवाइव कर दिया। आज बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो कोई हो, फलां हो, ढमका, सब इसको देख रहे हैं। और इतना ये पॉपुलर, क्योंकि क्या है, देखें इसमें क्या चीज है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ड्रामा आपको ये बताता है कि वो चंद हजार लोगों की एक ट्राइब, ये तो हिस्ट्री है ना, ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई फिक्शन नहीं है। दिस इज नॉट गेम ऑफ द थ्रोन्स, ठीक है, दिस इज ट्रू हिस्ट्री। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि गेम ऑफ थ्रोन से भी ज्यादा बड़ा इसकी व्यूअरशिप है अपना एर्थरोल की सारी दुनिया में। आप सोचिए कि वहां साउथ अमेरिका में मैं देख रहा था 4 कपल्स मुसलमान हो गए हैं देख के ये प्ले। कैन यू इमेजिन? इस किस्म का लोगों के ऊपर इसका असर हो रहा है। तो इस पे क्या आई थिंक कि बड़ी एक प्राइम मिनिस्टर की एक आई थिंक बड़ी एक दूर अंदेश ये सोच थी, यू नो, कि ये इस तरह ये हो सकता है। ऑनेस्टली मैं भी ये सोचता था कि ये चीज बड़ी अच्छी जाएगी, लेकिन जो हुआ है इसका आउटकम ये मेरे ज़हन में बिल्कुल भी नहीं था। आपकी कि एक्सपेक्टेशन इतना से ज्यादा है। अब आप देखें इसके बहुत ज्यादा। अच्छा, ये आप देखें इसकी आपको क्या सिखाता है? बेसिक आपको ये सिखाता है कि अगर आपको अल्लाह पे यकीन है, आप इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द राइट एंड इफ यू आर विलिंग, आप कह रहे हैं कि जी ये यहाँ ये लोग देख के तो टेररिस्ट हो जाएंगे, इसमें टेररिज्म है ही नहीं कहीं। कहीं आप मुझे सारे में दिखा दें कि एक स्ट्रगल है। और ये बताया गया है कि वो एक 5000 अफराद का कबीला जो है चंद सालों के अंदर उसने मंगोलों से लड़ाई की, उसने लीबियों से उसने प्रोटेक्ट किया अपने आप को। और 3 कॉन्टिनेंट्स की रियासत, वियना से लेके काशगर तक, ये 30 सल्तनत उस्मानिया, अच्छा, इतनी बड़ी रियासत थी। और 800 साल सारी दुनिया पे हुकूमत की इन्होंने। तो इसमें ये एक अच्छा, ये तो ये बात कि वो कैसे लोग थे, क्यों थे वो, देखिए वो उन्होंने ये दिखाया इस ड्रामे में कि वो लोग थे, ना वो पैसे के लिए लड़ते थे, ना वो इलाके के लिए लड़ते थे, ना वो दौलत के लिए लड़ते थे, ना वो पावर के लिए, वो अल्लाह की राह में लड़ते थे, ये दिखाया है। और उसमें जो कैरेक्टर है इब्ने अरबी का, जो एक सूफी है, ठीक है, जिस खूबसूरत तरीके से उन्होंने जो अपना रसूलुल्लाह के वाकयात, जो कुरान समझाया है, मेरा मतलब है कि इस तरह ये बाकी जो आलिम है अपने बच्चों को नहीं समझा सकते, ये नहीं बता सकते। ये तो हमें सिर्फ यही बताते हैं कौन से रास्ते, हर रास्ता जो है वो बंद है, क्या रास्ते खुले हैं मुसलमानों के लिए, किस तरह हम तरक्की कर सकते हैं, किस तरह हम साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि ये दूसरी बात, अदब जो हमारे में अब नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है, हाथ उनके सीने पे जाते हैं। अदब, आपको ये प्ले अदब सिखाता है, आपको अपनी हिस्ट्री सिखाता है। और हम तुर्क जो है, हम कोई दो नहीं है। मुझे ये बताइएगा, इतना कामयाब एक्सपीरियंस रहा है पीटीवी के लिए, खान साहब आजकल कुछ और एक और ड्रामा है उसका भी जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोग अब इस चीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं पीटीवी के ऊपर, और मजीद भी इस तरह के ड्रामे जो है वो लाए जाएंगे? हम क्यों, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे हम, बिल्कुल। अब इस पे भी सोच रहे हैं कि जो मौलाना रूम के ऊपर जो क्या कहते हैं जो प्ले ईरान ने बनाया, अब देखिए अब हो क्या रहा है, अब मुझे मुख्तलिफ जो हैं जो अपनी आरा दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है कि वो बिल्कुल खुले ज़हन के इंसान है, सही, उनका टेलीफोन खुला हुआ है, हर बंदा उनको उस पर राय दे सकता है। अच्छा। वो सबका मैसेज देखते हैं, सबका पढ़ते हैं, उस पर देन ही एक्ट्स, देन ही टॉक्स टू डिफरेंट पीपल कि ये। अब मेरा मतलब ये चीजें जो हैं, जो अब जब बाकी जो इस्लामी दुनिया में, ईरान में या टर्की में या इजिप्ट में या बाकी ममालिक में, जब ऐसे ऐसे ड्रामे के, इब्ने अरबी पे कुछ बना है, इब्ने सीना पे कुछ बना है, मौलाना रूम पे कुछ बना है, कोई जो बड़े बड़े जो साइंसदान जिन्होंने, जो हमारे बच्चों को पता ही नहीं है, हमारी जो मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन है, हम तो सिर्फ वेस्ट की तरफ देखते हैं, या ज्यादा से ज्यादा हम हिंदुस्तान की तरफ देख लेते हैं, ठीक। तो हम तो अपने आप को अब इतना, मेरा मतलब क्योंकि हमें तो इसके अलावा अब ये एक इस पे भी इसरार होना चाहिए कि जो सिलेबस है हमारे बच्चों का, इसको चेंज होना चाहिए।
इसको डिलिबरेटली ये किया गया है, डिलिबरेटली आपको एक वो कौम, एक मुर्दा कौम बनाया गया, आपको वो कौम नहीं बनने दिया गया कि जिसकी खुदी हो, जो खुददार हो और जो अपने हक के लिए बात कर सके और बोल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यूसुफ सलीम बेगम साहिबा के साथ बैठकर रोजाना जो है वो ये ड्रामा देखते हैं और अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा ये ड्रामा है, पूरे इसके 5 सीजन हैं, तो अभी भी वो ये ड्रामा जो है वो देख रहे हैं और बहुत बड़े मुद्दा हैं इसके। यहाँ पर इसके जो रेटिंग्स के रिकॉर्ड टूट रहे हैं और मिलियंस में इसके व्यूज जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि हमारे लोग इस तरीके से इस ड्रामे के साथ जुड़ रहे हैं, खासतौर पर इसमें जो एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग की है, उर्तुगल का किरदार जिन्होंने अदा किया और फिर उसके बाद जो उनकी बेगम बनी हुई है हलीमा सुल्तान, उनसे इस तरह से जुड़ रहे हैं कि आप उनके जो पर्सनल सोशल मीडिया के अकाउंट्स है वहां जाकर उनकी तस्वीरों को देखते हैं और उनके ज़हन में खास किस्म का इमेज है और वो अपनी पर्सनल लाइफ में जिस तरीके के भी हैं, जितने भी लिबरल हैं, पाकिस्तान के लोगों को अब शायद वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा कि वो आखिर इस तरह के किरदार अगर उन्होंने किए हैं तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतने लिबरल कैसे हो सकते हैं। तो ये जरा जो है वो थोड़ी ज्यादती हो जाती है उनके साथ। मैं यही कहना चाहूंगी कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है और उन्होंने एक ड्रामे में काम किया और बड़ा जबरदस्त किस्म का काम किया, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके ना कि आप ये करें कि उनके जो पर्सनल सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वहां पर जाएं और वहां पर जो है उनके बारे में कमेंट्स करें कि आपको ये नहीं पहनना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए। आप उनको उनकी अच्छी एक्टिंग पर सराहें और जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसको साइड पर रहने दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिए। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी अस्पताल के मैटरनिटी होम में हमला हुआ जिससे 2 नौमौलूद समेत 13 अफराद मारे गए हैं, जबकि मशरकी सूबे एक जनाजे में बम धमाके से कम 24 अफराद हलाक हुए हैं और 68 जख्मी हुए हैं। डॉक्टर्स की बैनुल अक़वामी तंजीम है जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के तहत सरकारी अस्पताल में चलने वाले जच्चा और बच्चा क्लिनिक में मुसल्लह अफराद ने हमला किया और जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक हुए, जबकि 2 नौमौलूद बच्चे भी इसमें शामिल हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो सूबे नंगरहार में एक पुलिस कमांडर के जनाजे में भी खुदकुश बम धमाका हुआ है जिसमें हुकूमती ओहदेदारान और अराकीन पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद भी शरीक थी। अफगान वजारत दाखिला का कहना है कि हमले में 15 अफराद जख्मी भी हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोपहर तक हमलावरों को हलाक भी कर दिया। इसमें आम बात यह है कि अफगानिस्तान में होने वाले दोनों धमाकों की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। ताहम दाइश नंगरहार में सरगर्म है और हालिया महीनों में काबुल में भी मुताबिद हमले यहाँ पर किए हैं, बल्कि तालिबान की जानिब से इनके तर्जुमान सुहेल शाहीन ने इन हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान किया है। अब यहाँ पर जो एक सवाल उठता है वो ये है कि माह रमजान में निहत्ते और मासूम जच्चा और बच्चा की हलाकतों के पीछे अफगान सरजमीन में आखिर कौन सी वो ताकत है जो अफगान अमल को निशाना बनाना चाहती है। पाकिस्तान ने इन हमलों की शदीद मजम्मत की है, जबकि इस पर काफी तशवीश का इजहार भी किया है कि बहुत ही गैर इंसानी किस्म का यह हमला था। इससे पहले मैंने कम से कम अपनी होश में इस तरह का हमला नहीं देखा कि किसी अस्पताल के मैटरनिटी होम के ऊपर हमला किया जाए और नौमौलूद जिन्होंने अभी अपनी आंखें इस दुनिया में खोली ही थी उनको हमले में निशाना बनाया जाए। तो ये बहुत ही गैर इंसानी किस्म का एक सान्हा है जो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में हमें देखने में आया है। दाइश के हवाले से खबरें हैं कि दाइश बहुत ज्यादा सरगर्म है वहां पर और अब इस तरह के हमले जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। रमजान का महीना है और अफगान अमल के ऊपर अगर हमला इसको कहें तो वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। जो तालिबान के हवाले से मैसेज है वो ये है कि उन्होंने बिल्कुल लाताल्लुकी का जो है वो इस पर इजहार किया। उन्होंने किसी किस्म के भी इस खदशे को निगेट किया है कि उनकी तरफ से इस तरह का कोई हमला हो सकता है। तो फिर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो यहाँ पर इस तरह के हमले कर रही हैं। दाइश के हवाले से बार बार सवाल उठ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि वो वहां पर काफी एक्टिव है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। दाइश वहां पर किस तरीके से मुनज़्ज़म हो रही है, किस तरीके से उसको वहां पर सपोर्ट मिल रही है और आखिर इन हमलों के पीछे किस किस्म के मज़मूम मकासद हैं। खासतौर पर अफगान में जो पीस प्रोसेस एक चल रहा है उस पर बात हो रही है कि उसको निशाना बनाने की अब जो है वो कोशिश की जा रही है। इसके पीछे कौन किसका हाथ हो सकता है, आखिर कौन से ऐसे ममालिक या फिर लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में जो है वो। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में सरकारी अस्पताल के मैटरनिटी होम में हमला हुआ जिससे 2 नौमौलूद समेत 13 अफराद मारे गए हैं, जबकि मशरकी सूबे नंगरहार में एक जनाजे में बम धमाके से कम 24 अफराद